ताहिर रिटायर्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। इक्वेशन साथ साथ करना है, कैलकुलेटर अपने निकालें ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। पहले तो सवाल सीखे ना। ताहिर रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड एंड रिटर्न टू दिस कंट्री वेयर द ही परचेज्ड अ स्मॉल कायोस्क। कायोस्क का मतलब होता है किसी बड़े शॉपिंग मॉल के सामने कुछ छोटा सा फटा वगैरह लगा लेना। He took over the business on 1st July 14, acquiring the existing inventory 1142. The rest of the purchase price was apportioned as 1500 for fixture and fitting and the balance for goodwill. सवाल जरा गौर से देखें। कहता आपने एक चलता चलाया बिजनेस खरीदा जिसके अंदर स्टॉक कितना पड़ा हुआ था 1142। फिक्सचर एंड फिटिंग कितना था 1500 का। कहता जो बाकी पैसे दिए हैं ना वो गुडविल के दिए। जो बाकी पैसे दिए हैं वो किसके दिए हैं, और गुडविल भी हमारा नॉन करंट एसेट होता है। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास एक एंट्री पास होती है। अगर हम उस एंट्री की बात करें तो उस एंट्री के अंदर हमारे पास पहले तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा, फिर फिक्सचर एंड फिटिंग डेबिट हो जाएगा, उसके बाद गुडविल डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और यही होता है ना जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास जो भी हम लेकर आते हैं चीज बिजनेस के अंदर वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब हमारे पास स्टॉक की वैल्यू भी बताई हुई है, हमारे पास परचेज प्राइस भी बताई हुई है और साथ लिखा हुआ है परचेज ऑफ बिजनेस की पेमेंट भी बताई हुई है। नीचे अगर जाकर बैंक अकाउंट को देखें तो नजर आए, बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है 3192 रुपए आपने बिजनेस खरीदने के लिए दिए, जिसमें 1142 रुपए का स्टॉक है, 1500 का फिक्सचर है, बाकी के पैसे किस चीज के हैं, गुडविल के हैं। तो बताएं अगर मैं कैपिटल क्रेडिट करता हूं 3192, स्टॉक कितने से डेबिट हो रहा है 1142, फिक्सचर एंड फिटिंग कितने से डेबिट हो रहा है 1500 से, 550 हमारा किस में आ जाएगा, गुडविल के नीचे। अब आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं कि इसका क्या करेंगे, ये खुद बता रही है एंट्री कि उसने किस किस हेड में जाना है। स्टॉक हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग तो नहीं हो सकता ना, क्लोजिंग तो वो होता है कि जो हमारा साल के एंड में पड़ा। ये किस में चला जाएगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये भी किस हेड में जाएगा, नॉन करंट एसेट। और ये किस में जाएगा, इक्विटी के अंदर। ओके की बात। तो ये सारी चीजें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे जिस जिस हेड में जा रही हैं वहां पर लिख देंगे। तो हमारे पास ये चीज कंप्लीट हो गई पहले वाली। आगे वो कहता है द फॉलोइंग डे ही एक्वायर्ड अ सेकंड हैंड कंप्यूटर and accounts package at the price of ₹80. Unfortunately, Tahir made an error when printing this year and accounts causing his loss. All data except the printed summary listing of payment from the till. क्या मतलब है इसका? कहता है जो टिल का मतलब क्या बैंक है या कैश है, कैश। कहता है जो कैश से पेमेंट की है ना उसकी हमने एक जगह पर समरी लिखी हुई थी वो हमारे पास मिल गई हमें, बाकी सारा डाटा उड़ गया है। अब जाहिर सी बात है जब रिकॉर्ड आपका डिस्ट्रॉय होता है तो हम सिंगल एंट्री के साथ ही पूरा करते हैं। फिर आगे वो कहता है ऑन अदर देन दिस द ओनली रिकॉर्ड अवेलेबल फ्रॉम हिज बैंक स्टेटमेंट। कहता है एक तो टेल से जो मेरी पेमेंट की हुई है उसका रिकॉर्ड मुझे मिल गया, दूसरा बैंक स्टेटमेंट से बैंक से ले ली वहां से मुझे रिकॉर्ड मिल गया। सरप्लस कैश वाज बैंक्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहता है जो मेरे पास कैश बचता है ना वो कहां पर रखा दिया जाता है, बैंक में जमा करवा दिया जाता है। अ समरी ऑफ बैंक अकाउंट। अच्छा ये बैंक अकाउंट और चीज होती है, बैंक स्टेटमेंट और चीज होती है।
बैंक अकाउंट होता है हमारे पास और बैंक स्टेटमेंट होता है बैंक के पास, लेकिन रिकॉर्ड वहां पर भी हमारा ही होता है। अब कैश इंट्रोड्यूस 5000, ये किधर जाएगा? कैश इंट्रोड्यूस 5000, इसकी एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट हो चुका है, कैश डेबिट हो चुका है, ये बैंक डेबिट, सॉरी ये बैंक डेबिट हुआ है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल क्रेडिट। तो ये 5000 एक तो बैंक बुक के अंदर आ चुका है, दूसरा किधर जाएगा? कैपिटल के अंदर। बैंकिंग फ्रॉम शॉप, क्या मतलब है? जो शॉप के पैसे इकट्ठे हुए हैं बैंक में जमा करवाए। लोन फ्रॉम मदर, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। अगर ये इंटरेस्ट फ्री होता तो इसको हम कैपिटल मान लेते, लेकिन अब तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब है सिंपल ये लायबिलिटी है। परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ कंप्यूटर, ये ऊपर बात बताई हुई है, इसकी एंट्री क्या पास हुई है? कंप्यूटर डेबिट बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट हुआ है, कंप्यूटर हम जाकर डेबिट कर देंगे। जो कैश बुक में चीज डेबिट या क्रेडिट हो चुकी है ना, इसका मतलब है एक इफेक्ट बैंक वाला आ चुका है, कैश या बैंक वाला। दूसरा जो इफेक्ट है वो हमने जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। रेंट आपने पे किया, रेट्स, बिल, परचेज फॉर रीसेल, ये क्या होता है? परचेज फॉर इन्वेंट्री परचेज की। एक बात ध्यान से सुननी है, अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपके पास अकाउंट पेएबल का ओपनिंग, ब्रॉड ऑन या कैरीड ऑन गिवन हो जिंदगी में, ब्रॉड ऑन या, तो जो परचेज के नाम से अमाउंट आ रही होगी कैश बुक के अंदर वो पेमेंट टू क्रेडिटर होगी। दोबारा सुने, अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो जो परचेज के नाम से अमाउंट आ रही होगी वो परचेज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? पेमेंट टू सप्लायर। तो ये जो अमाउंट है, अगर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, फिर ये क्या है? फिर ये परचेज है। फिर क्या है ये? फिर परचेज है। ये क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग है तो फिर ये है पेमेंट टू सप्लायर, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो फिर, क्योंकि फिर हम खरीद ही रहे हैं, क्रेडिटर तो कोई है ही नहीं। प्राइवेट चेक का क्या होता है? ड्राइंग्स, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गया। अब आए जरा, द कंप्यूटर प्रिंट आउट, पता है ये क्या है? टेल से जो पेमेंट की है, ये ऊपर अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ है। कंप्यूटर प्रिंट आउट वो क्या चीज है जो हमने पेमेंट की है टेल से। क्या क्या पेमेंट की है? कैश परचेज फॉर रीसेल, ये परचेज है या पेमेंट टू सप्लायर है? ऊपर वाले भी पेमेंट टू सप्लायर है, इसको भी हम पेमेंट टू सप्लायर मान लेते हैं। वो चेक पे किया था सप्लायर को, ये कैश पे किया, बट आई कैप इस जो कैश है उसको कैश परचेज मानता है। आप चाहे कैश परचेज मान लो, चाहे पेमेंट टू सप्लायर मान लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाफ वेजेस, सन्ड्री शॉप एक्सपेंसेस, कैश ड्रॉइंग्स। जून 2015 को आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 1542, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 74। ड्यू फ्रॉम कस्टमर क्या चीज होगी? अकाउंट रिसीवेबल। और कैश के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? डेप्रिसिएशन 10% है जी। और अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन 30th जून वर परचेज्ड 470, ये क्या है? अकाउंट पेबल। और रेट्स 120 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। चलिए तो बाद में देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी। जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए, सिंगल एंट्री के सवाल में चंद लेजर बनते होते हैं और रिपीट होते रहते हैं। क्या क्वेश्चन के अंदर हमें सेल गिवन है? बिजनेस अभी शुरू किया है तो ब्रॉड ऑन भी मोस्टली तो नहीं होंगे, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कोई ऐसा लेजर, कैश अकाउंट बनाते हैं, ताकि हमें यह भी तो पता चले ना कि कस्टमर से कैश आया कितना है। क्योंकि हमें कस्टमर का लेजर बना से सेल फाइंड होनी है ना, लेकिन उसने कहा कि सारे पैसे तो बैंक में जमा करवा देते हैं, तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश फ्रॉम कस्टमर फाइंड हो जाएगा। फिर कस्टमर का लेजर बनाएंगे, सेल फाइंड हो जाएगा।
अकाउंट पेएबल का लेजर बनाएंगे, परचेज फाइंड हो जाएगा। स्टॉक का लेजर बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड होगी, खत्म हो गया सवाल। बस स्टार्ट करना कहां से है, सबसे ज्यादा अगर पेमेंट टू सप्लायर गिवन हो, सॉरी कैश फ्रॉम डेटर गिवन हो, फिर तो डायरेक्ट सवाल हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर कैश फ्रॉम कस्टमर कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हम एक कैश बुक बना लेते हैं। अगर आप कैश बुक नहीं बनाते, आप मानते हो, हर तरह से समझाने लगा हूं, आप कहते हो सर हम ये मान रहे हैं कि ये सारे पैसे डेटर ने दिए हैं, तो ठीक है, ये बैंक से पैसे आ जाएंगे, कैश बुक बनाओगे फिर क्या सेल्स आ जाएगी वहां से, दोनों को प्लस कर देना फिर भी सेल आ जाएगी, दोनों तरीकों से। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाकर मुझे बताओ कि टोटल कैश कस्टमर से आया कितना। वर्किंग नंबर 1, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाओ, सॉरी कैश का, माजरत कैश का बनाओ, तो पहले हम निकाल लेना तो कैश फ्रॉम कस्टमर कितना है। ब्रॉडन है ही नहीं, यह है, इसी साल तो बिजनेस शुरू किया है। पेमेंट्स जो जो कैश से हुई है वो लिख लो, जो जो कैश से पेमेंट हुई है वो लिख लो, जो जो कैश से पेमेंट हुई है वो लिख लो। एक तो आपने दिया सप्लायर को पैसे 1606 रुपीज एंड 1000 है। फिर आपने किसको पैसे दिए, स्टाफ वेजेस 742, फिर सेंट्री एक्सपेंसेस 156, फिर ड्राइंग्स 520, कैरिड ऑन 54। पहले तो बताओ ना, आपके दिमाग में अगर कोई इसके अलावा चीज है तो पूछें। वो जो ऊपर लिखा हुआ ना इंट्रोड्यूस, वो उसकी एंट्री पास हुई है बैंक टू कैपिटल, वो जो पैसे उसने इंट्रोड्यूस करवाया उसकी एंट्री क्या पास हुई है, वो बैंक में पड़े हुए हैं, तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, खत्म होगी कहानी। क्लोज कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, इतने पैसे अकाउंट। अच्छा, जो बैंक में जमा करवाए हैं वो भी तो कैश क्रेडिट होगा। ओ भाईजान, जो बैंकिंग मेड, अच्छा मुझे बताओ इसकी एंट्री आपने क्या पास की होगी, ये जो बैंकिंग में लिखा हुआ है, बैंकिंग फ्रॉम शॉप 16427, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो करो ना फिर कैश अकाउंट के अंदर कैश क्रेडिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बैंकिंग फ्रॉम शॉप है, तो ये शॉप का पैसा आपने बैंक में जमा करवाया वो भी तो कस्टमर से ही आया है ना। कितनी अमाउंट है, 19427। अब इसका टोटल करो, 1950, दोनों साइड पर 19505, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी बोला क्या आएगी, अकाउंट रिसीवेबल। अगर इसको बिल्कुल सादगी से लेकर चलें, इसका आंसर कितना आ रहा है, 19। अब इसका मतलब सुनिएगा, 19505 की हमारी टोटल सेल हुई, सॉरी टोटल कस्टमर से पैसा आया, जिसमें से 1606 हमने दे दिया सप्लायर को, 742 रुपए हमने दे दिया वेजेस, 156 हमारी सैलरी एक्सपेंसेस, 520 ड्राइंग्स, और बाकी के पैसे वो क्या कह रहा था, बैंक में जमा करवा दे। अब कस्टमर कैश फ्रॉम कस्टमर आ गया। अब लेजर बनाए अकाउंट रिसीवेबल का, और वहां से आपकी सेल्स आ जाए। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाए जरा। लेजर पहले याद करना जरूरी है, जिस बंदे को सिंगल एंट्री मुश्किल लग रहा है ना, वो पहले लेक्चर पे वापस चला जाए। वर्किंग नंबर 2,
जो बेसिक चीजें आती है पहले वो लिख लो, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, सेल्स, कैश। ओके, अब ब्रॉड ऑन तो होगा नहीं, ब्रॉड ऑन होगा नहीं, कैरिड ऑन कितने 70, कैश फ्रॉम कस्टमर कितने 1950। इसके अलावा अगर कुछ बताया हुआ है तो लिख लेंगे, नहीं बताया तो नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स गिवन होते तो लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड गिवन हो तो लिख देंगे। ये चार चीजें बेसिक है। इसके अलावा अगर इंफॉर्मेशन है तो लिखो, वरना ना। क्लोज कर दो। 19579 ये आपके पास सेल्स का लेजर से सेल आ गई, मतलब सेल आ गई हमारे पास रिसीवेबल के लेजर से। डन। अब ऐसा करो, अकाउंट पेबल के लेजर बनाकर वहां से परचेजेस फाइंड करो। अकाउंट पेबल के लेजर बनाओ, जाहिर सी बात है वहां से परचेज फाइंड होंगी ना, और इंफॉर्मेशन भी गिवन है। वर्किंग नंबर 3 पे आओ, अकाउंट पेबल। पहले दीजिए, मेरी तरह से काम कर किया करो, पसंद आए या ना आए, लेकिन ये चीजें हैं वो मिनिमम। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन बताई हुई है तो कर लो रिकॉर्ड, नहीं बताई हुई तो बस यही है। फिर ब्रॉड ऑन है ही नहीं, कितना कैरिड ऑन, पेमेंट टू सप्लायर, एक कैश है और एक बैंक है, दोनों है, कैश भी है बैंक भी है। जितना कैश दिया है कैश के नाम से लिख दो, जितना बैंक है बैंक के नाम से। बैंक का नाम तो ये 14,700, 14,000, और कैश 1606। इसको क्लोज कर दो, आपके पास परचेजेस आ गए 15 16,776 कहां तक पहुंच गया? तकरीबन करीब ग्रॉस प्रॉफिट तक आ जाए ना तो आगे कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस बंदा लिख ही लेता है। बड़ा आसान तरीका होता है एक्सपेंसेस का। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग का लेजर बना लो, और जिसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है डायरेक्ट लिख दो जी। वर्किंग नंबर 4, इसका ब्रॉड ऑन भी है, कैरिड ऑन भी है। परचेज आएगा वर्किंग नंबर 2 3 जो भी नाम लिखा हुआ है 3। ब्रॉड ऑन कितना स्टॉक का 1142। कैरिड ऑन कितना 1542। परचेजेस कितनी है 16। इसके अलावा अगर स्टॉक के अंदर कोई हेर फेर हो रही है तो वो लिख दे, नहीं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 16376। हम ग्रॉस प्रॉफिट की पोजीशन में पहुंच गए, सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई। अब बाकी जिस एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग है उसका लेजर बना लो, डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो, बात खत्म। आपका एसओपीएल पर हाँ जी, है कोई ऐसा लेजर जिसका कोई एक्सपेंस जिसके कोई कैरिड ऑन गिवन हो? ऐसा वैसे है कुछ नहीं, ये एक रेट्स का चक्कर आ रहा है। रेट्स कहता है फॉर द ईयर है 120 एक्रूड है, लेकिन ये एक्रूड है कब तक का 31 मार्च 2016 तक, और हमारा साल कहां तक खत्म हो जाता है जून। तो सिर्फ हमारा कैरिड ऑन कितना होगा, हमने कितने पे करने हैं, हमारे साल से रिलेटेड कितने, सिर्फ 3 महीने, क्योंकि अगले 9 महीने तो एक्रूड है भी सही, तो हमें टेंशन वाली बात, हमारा एक्रूड किस डेट तक देखा जाएगा
30 जून 2015 तक। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय कितना 30। तो रेट का लेजर बने वर्किंग नंबर 5 ब्रॉडाउन कितना है? ब्रॉडाउन है ही नहीं। कैश या इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, कैश या बैंक जो भी पड़ा हुआ है। बताएं जरा अपनी रेट्स के नाम से कोई पेमेंट बताई हुई है? 84 मार्च तक ही है। और जो हमारे साल के अंदर पेमेंट आएगी या जब तक मर्जी होगी पेमेंट में वो सारी आएगी। कैरी ऑन कितना है? 30 क्लोज कर देंगे तो एसओपीएल 11। तो ये लेजर बनाने आते हैं ना इनकम के एक्सपेंस के, वो 4 लेजर है जो कैश फ्लो में भी सीखे थे। लेजर बनाने का तरीका दोबारा सुन लें। जिस लेजर का जिस इनकम या एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग होगा उसका लेजर बनाएंगे बस। बाकी इनकम या एक्सपेंस एज इट इज लिख देंगे जो जहां जहां गिवन हो। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो हमेशा क्या से समझी जाएगी? कैश। डन। एडिशनल इंफॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा प्रीपेड का और एक्रूड का। तो फाइनेंस कॉस्ट ये तो डायरेक्ट 5% ले लेंगे ना। अब हमने अपनी स्टेटमेंट में बनाते हैं, बाकी चीजें साथ साथ देखते हैं। नाम क्या है? ताहिर। स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 30th June 15। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स या रेवेन्यू। वर्किंग नंबर 2 जाओ जरा अकाउंट रिसीवेबल का लेजर जो आपको बनवाया है वहां सेल फाइंड करवाइए, वो कितनी है? 19 कॉस्ट ऑफ सेल। वर्किंग नंबर 4 वर्किंग का रेफरेंस देना जरूरी है और वर्किंग साफ साफ करना भी जरूरी है। पहला पेज और दूसरा पेज सोल्यूशन, तीसरे पेज से वर्किंग। तो पेपर में आपने हल करना है पहले 2 पेज सॉल्यूशन का, एक इनकम स्टेटमेंट का और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरे पेज पे वर्किंग लिखकर ऐसे लेजर बनाते जाएंगे। हर लेजर का रेफरेंस देंगे कि अगर उसको कोई वैल्यू फाइंड करनी है या देखनी है वहां जाकर वर्किंग से देख लेगा। कितना है कॉस्ट ऑफ सेल? 1636। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3203। अब लेस आ जाएगी अदर एक्सपेंसेस। अब इसमें एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आईएस 1 नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फॉर्म में लिख सकते हो। अब तरीकाकार क्या आएगा? बड़ा आसान तरीका बताने लगा। इनकम यानी कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट देख लो, वहां पर ही सारा कुछ लिखा होता है। आए जरा ये बैंक स्टेटमेंट में पहले परचेज ऑफ बिजनेस क्या हमारा एक्सपेंस है? परचेज ऑफ बिजनेस सोच लो एंट्री क्या पास की थी? एसेट डेबिट कैपिटल क्रेडिट। परचेज ऑफ अकाउंट कंप्यूटर क्या हमारा एसेट है? नहीं, इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। एसेट एक्सपेंस नहीं है तो इसकी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर 80 मल्टीप्लाइड बाय कितना? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर भी लिख लो, वो 1500 था।
मल्टीप्लाइड बाय 10%। और इसमें 80 to 90% इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी आपको पेपर में, 10% ना भी मिली तो खैर। आगे बढ़ते हैं। रेंट हमारा एक्सपेंस है या नहीं, लेकिन ये भी देखें, ये रेंट 15 महीनों का है और हमने कितने महीनों का लिखना है, 12 महीनों का। ये कहां तक है, 30 सितंबर 15 तक, और हमारा ईयर एंड कहां तक है, जून तक। जुलाई, अगस्त और सितंबर का प्रीपेड। पता है प्रीपेड का क्या करते हो, एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट। तो फाइंड कैसे करोगे, इस 500 को किस पे डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, या तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 100। 100 यहां से माइनस कर देंगे, रेंट 500 माइनस वो एस2एफ में लिखेंगे ना। रेट्स 84 गिवन है, 30 एक्रूड है, पता है ना, वो लेटर बनाया था, या वो वर्किंग का रेफरेंस देकर ना वहां वर्किंग से डायरेक्ट लिख लो, या इस तरह से ऐड करके लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी 92। इलेक्ट्रिसिटी के बाद परचेज फॉर रीसेल क्या एक्सपेंस है या पेमेंट टू सप्लायर है, प्राइवेट चेक हमारी ड्राइंग्स है। अभी वो यहां से भी देखें, वेजेस 742। फिर उसके बाद सुंदरी एक्सपेंसेस 156। फिर उसके बाद ड्राइंग्स इधर नहीं आती, और हमने फाइनेंस कॉस्ट आ जाए, वो तो उसके बाद में लिख लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो हो चुकी है। जो अम्मा से लोन लिया था इसके ऊपर कितना टैक्स दे रहे हो, 5%। 1000 का 5% कितना, 1000 का 5% कितना आ गया, 50। अच्छा, अगर अब्बा से लेते ना तो शायद वो इंटरेस्ट ना लेता। खवातीन बहुत समझदार होती हैं, अगर घर में भाई को, बाप को या किसी को भी लोन दे देना तो एक लोन 6 दफा वापस लेती हैं और कई दफा ताने देती हैं। मतलब वो तो चल पैसे तो वापस ले ही लिया एक से ज्यादा दफा, जब भी कोई मसला आ गया तुझे दिए थे ना पैसे। हाँ जी, सारे एक्सपेंस हो गए, 149 ये एक्सपेंसेस प्लस किया है, टोटल एक्सपेंसेस है ना, ये प्रॉफिट है। पहले एक्सपेंस का टोटल बता देते तो ज्यादा। 1712 एक्सपेंस का टोटल आ गया, नेट प्रॉफिट 149। टैक्स नहीं है यहाँ, वो पिछले सवाल के अंदर था। हाँ जी, ये सिंगल एंट्री कुछ ऐसा ही है, बड़ा आसान है। जब अकेले बैठ के करोगे ना तो फिर ये आपको भूत नजर आएगा। अभी तो मैं क्या देता हूँ ना, ये लेजर बनाओ, जब आपने खुद सोचना कि कौन सा लेजर बनाना है, लेकिन ये है कि ये लेजर इसके फिक्स हैं, इनकम एक्सपेंसेस के, रिसीवेबल, पेएबल, स्टॉक, कैश बुक और बैंक अकाउंट, बस ये लेजर है, ये इसके फिक्स ही। आज अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसकी बाकी है, खुद कर दोगे। अच्छा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि ना, गुडविल 550 हमने फाइंड कर ली थी, फिक्सचर 1500 और 80 का कंप्यूटर, 1500 फिक्सचर था जो हमने खरीदा था और 80 का कंप्यूटर, और 158 150 डेप्रिसिएशन आई थी फिक्सचर की और 8 आई थी कंप्यूटर की, वो नेट करके लिखा। ये क्लोजिंग इन्वेंटरी, रिसीवेबल, प्रीपेड, रेंट, बैंक। अच्छा, ये बैंक का बैलेंस अक्सर भूल जाते हैं, पता है ये कहां से फाइंड किया हुआ है, वो बैंक अकाउंट बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर,
ये जो आपका कैरीड ऑन है ना, ये बैंक अकाउंट का ये अमाउंट है। ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्योंकि ये कैश बुक या बैंक अकाउंट गिवन होता है, उसका ब्रॉड ऑन ओपनिंग बैलेंस होता है और कैरीड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, और हम फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते हैं क्लोजिंग की, तो इसलिए यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस यहां से ले लें। बाकी अगर आप देखें तो इसमें ड्राइंग दो दफा गिवन थी। अच्छा, कैपिटल का पता चल गया था। ये जो उसने 5000 इंट्रोड्यूस किया था, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। अच्छा, उसने ना जो दूसरा कैपिटल क्यों नहीं लिखा? उसने उसको किस में लिख दिया? अच्छा, वो बैंक क्रेडिट कर रहा है, वो इसको कैपिटल नहीं ले रहा। जो नया बिजनेस खरीदा है ना, उसने पहली एंट्री पास कर रहा है बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट 5000 से, फिर वो इन पैसों से वो पेमेंट कर रहा है। अगली वो एंट्री क्या पास कर रहा है भला? जो कैश इंट्रोड्यूस करवाया उसकी एंट्री पास कर दिया कैपिटल, और अगली एंट्री जो पास कर रहा है बैंक क्रेडिट कर रहा है। जो कैपिटल नहीं करना था, बैंक करना, क्योंकि बैंक से पेमेंट कर रहा है ना। तो 5000 पूरे का पूरा पहले उसने कैपिटल में लिख दिया, फिर उस कैपिटल से आगे पेमेंट्स वगैरह कर रहा है। तो जो पहली एंट्री हमारी है वो बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो इसलिए ये कैपिटल नहीं होगा, बैंक होगा। और कैपिटल की जो एंट्री पास उसने की हुई है बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो ये बैंक में ऐड हुआ है, दोबारा कुछ नहीं करेंगे, और ये जाकर कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये बैंक में क्रेडिट हुआ है तो दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे, तो जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है ना, उसमें वो डेबिट क्रेडिट हो चुका है। और स्टॉक के अंदर हमने लिख दिया, एनसी के अंदर लिख दिया, और गुडविल के अंदर लिख। अगले सवाल पे आए। यार रेट्स ना एक टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ये छोटे मोटे कमीशन दे रहे होते हैं, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो वो एक टाइप के ना एक्सपेंसेस ही होते हैं। किसी का कमीशन देना पड़ता है हमें, और वो कहता है एट द रेट ऑफ दिस आपको कमीशन देना पड़ेगा, तो इस टाइप के ये कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, और आपको पता, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है वो आपका कभी भी नहीं होता। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में जो है उसका कैसे पता लगा कि कैश में है या बैंक में? बैंक अकाउंट में लिखा हुआ था। बैंक अकाउंट में लिखा हुआ तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा सकता है। आपकी कैश की एंट्री पास, किसकी? रेंट की। अरे बैंक और कैश की एंट्री एक ही है, तो कैश लिख दो, बैंक लिख दो, बात तो एक ही है। अलग अलग लेजर बनेगा, वो तो मैंने जल्दी में पास कर दी। रेंट की जो एंट्री पास होगी ना बेसिकली, वो तो एंट्री पास होगी ना रेंट टू, अगर बैंक बुक में है तो बैंक, और कैश बुक में तो कैश। नहीं, कैश और बैंक एक ही बात होती है। वैसे तो इसमें बैंक अकाउंट अंदर बताया हुआ है उसने। चले अब जरा खामोशी, बहुत बड़ा सवाल है ये, और बड़ा तसल्ली से सीखना पड़ेगा आपको। सारा सवाल तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना आपको करवा दूंगा कि आपको समझ लग जाए। कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए सबके अपने अपने, तो कैलकुलेशन आपने करके देनी है। नोट सिर्फ रजिस्टर पे करना है, किताब आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि सवाल तो आपने खुद करना है। सवाल बहुत लेंथी सा लग रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है जी, और फाइनेंशियल पोजीशन। पढ़ना शुरू करो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू अल्फा ट्रेडर। ये बाकी जितने भी अभी तक हमने सवाल किए वो परेशानी वाले नहीं थे, आगे 2-4 सवाल ऐसे हैं जो वाकई बंदे को परेशान करते हैं। 60% goods are sold for cash to walk-in customer at list price। walk-in customer का मतलब होता है जो आते जाते चीजें ले रहे होते हैं। 60% सेल जो आपकी है वो किस बेस पर हो रही है? कैश बेसिस पर हो रही है।
रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड टू कारपोरेट कस्टमर ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट 2% ऑन द लिस्ट प्राइस, बाकियों को 2% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। इसका मतलब है वो लिस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं या 98% ऑफ द लिस्ट प्राइस बेच रहे हैं। ओके हो गया। द ओनली पे थ्रू चेक, और वो पेमेंट भी सिर्फ चेक के थ्रू आती है। आपको पता है इस एक स्टेटमेंट को पढ़ के मेरे दिमाग में ग्रॉस प्रॉफिट तक का सिनेरियो आ गया। मैं बनाऊंगा अकाउंट रिसीवेबल का लेजर, वहां से मेरे पास आएगी क्रेडिट सेल्स और वो होगी 40%। उसको मैं 40 पे डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी कैश सेल्स। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि वो जो अमाउंट होगी वो 98% होगी, क्योंकि वो 2% डिस्काउंटेड होगी सेल। पहले उसको भी मैं ग्रॉस अप करूंगा। वो सवाल, ये पैटर्न है, अभी सवाल करना है आपने। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन। देखेंगे अगर कोई खरीदा है तो ठीक है, वरना इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग फर्नीचर पड़ा हुआ है तो क्लोजिंग अगर हमने फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड डेटर्स ग्रॉस, हमें ग्रॉस चाहिए होते हैं नेट, हमेशा ग्रॉस। लेजर बनाने के लिए डेटर हमेशा ग्रॉस। प्रीपेड रेंट, कैश इन हैंड, ट्रेड क्रेडिटर्स और एक्रूड सैलरीज, यहां से हम हमला कर देते हैं अपने सवाल के ऊपर। और साथ उसने क्या चीज बताई हुई है? बैंक स्टेटमेंट। और एक और चीज उसने बता दी है, कैश पेमेंट। बस सबसे पहले आप ऐसा करो कि अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाओ और वहां से सेल फाइंड कर लो। भला कैसे? अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और ये जो पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आए हुए हैं ये भी गिवन है। अब आप सवाल रेज करना शुरू करो। सर लास्ट टाइम हमने किया था तो पहले कैश अकाउंट बनाया था, इसमें हम डायरेक्ट बैंक वाले ही पैसे क्यों कैश फ्रॉम कस्टमर मान रहे हैं? क्योंकि उसने कहा है कि जो कस्टमर से पैसे आते हैं ना वो सिर्फ चेक के जरिए आते हैं। पहली लाइन पढ़ के देखो, जो उधार वाले कस्टमर हैं वो सिर्फ कैसे पैसे देते हैं? इसका मतलब वो जो सिर्फ आता ही बैंक में है। वर्किंग नंबर 1, अकाउंट रिसीवेबल। ब्रॉडन कितना है? ध्यान से, ब्रॉडन को कैडन और कैडन को ब्रॉडन क्या देना? 4400। कैरीड ऑन 5900। बैंक, बैंक कितना है? 5638। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए कोई बैड डेट्स वगैरह तो नहीं है क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 4 के अंदर देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4% और ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस टोटल 260 वर रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स कितने? 4 चीजें कंपलसरी होती हैं, बाकी अगर क्वेश्चन के अंदर बताया हो तो लिखना है, वरना नहीं लिखना। हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? सेल्स। बताओ कितनी सेल्स? 58140। ये आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स 58140। अच्छा मुझे आप ये बता दें कि कैश सेल्स कितनी होगी? सॉरी, पहली बात इसको ग्रॉस अप करो, ग्रॉस सेल्स बनाओ, क्योंकि ये जो सेल्स हैं 2% नेट होकर आई हुई है तो ये तो लिस्ट प्राइस पे है ही नहीं। और वो जो आपकी 60% प्राइस है वो तो लिस्ट प्राइस पे है। तो पहले 58140 डिवाइडेड बाय 98, कितनी अमाउंट आ गई? गिवन और गिवन मल्टीप्लाइड रिक्वायर्ड 59327।
58 ये तो कैश है ना, वो तो आपकी चेक के कैश के बैंक में ये अमाउंट है, ये आनी चाहिए वो। तो ये किसने लिखवाई है? मैंने नहीं लिखवाई। नहीं वो लिखवाई वैसे कहाँ से है? कैश की तरह। अल्लाह अकबर, ये सिर्फ चेक वाले आने हैं। मैं कह भी रहा हूँ कि बैंक अकाउंट में जो पड़े हुए हैं वही आएंगे। 34240, फिर तो आपकी सेल भी गलत हो गई। 1760। सेल कितनी आई? 1760। तो अपना अपना देखना होता है ना। क्या हुआ? एक मिनट, वो इधर चले, जरा एक चीज और देख लो। पॉइंट नंबर 8, a check of ₹300 issued on 15th of December 2017 against rent has not been presented। मतलब एक चेक है, आपने 300 का इशू किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ। और दूसरा, चेक फ्रॉम अ डेटर डिपॉजिटेड December 2017 amounting to ₹3200 is not appearing in the bank statement। इसका मतलब है 3200 का चेक है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अभी तक अपेयर नहीं हुआ। तो ये जो आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 34,000 कुछ, क्या इस अमाउंट के अंदर वो वाला चेक शामिल है 3200 वाला या नहीं शामिल? क्या उससे पैसे आ चुके हैं? एक कस्टमर ने हमें 3200 का चेक दे दिया, हमने बैंक में जमा करवाया, लेकिन अभी तक बैंक में वो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा तो इस अमाउंट के अंदर होगा भी नहीं, लेकिन पैसे तो उसने दे दिए। वो तो टाइम डिफरेंस की वजह से बैंक थोड़ा लेट कर देता है। तो वो जो बैंक जो कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं, जिसे हम कहते हैं नॉट क्रेडिटेड चेक, कितनी अमाउंट का है? 3200। वो भी आएगा। अब इसका टोटल करें। 39,400। ये टोटल है ना, नहीं, ये सेल्स है 39। अब इसको ग्रॉस अप करें। 39200 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40। अब हम यहां से कैश सेल्स फाइंड कर सकते हैं। ये जो 40,000 है ये कितने परसेंट है? ये 40% है, क्योंकि 60% तो कैश सेल्स है ना। मल्टीप्लाइड बाय 60, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, 60,000। ये हमारे पास टोटल सेल्स आ गई। अब बता सकते हो टोटल सेल्स कितनी है? 39200 प्लस 60,000, 39200 प्लस 60,000 कितना? 40,000 तो लिस्ट प्राइस पे थी ना, 2% डिस्काउंट भी तो है ना। ये हमारे पास सेल्स का काम हो गया जी। पहले सुन लें, यहां पर उसने लिखा हुआ है कि एक चेक है जो कि चेक फ्रॉम डेटर डिपॉजिटेड अमाउंटिंग दिस इज नॉट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। कस्टमर का चेक हमने लेके बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नजर, तो बताओ जो अमाउंट ऊपर बैंक स्टेटमेंट में आई है हमारे पास कस्टमर की, क्या उसके अंदर 3200 शामिल होगा? वो तो खुद कह रहा है कि उसके अंदर शामिल, लेकिन कस्टमर ने चेक तो दे दिया, वो उसका एक वो प्रोसेसिंग डेज की वजह से लेट हो गया, लेकिन मैंने जमा भी करवा दिया है। तो हम क्या करेंगे कि कस्टमर से ये पैसा भी रिसीव किया हुआ कंसीडर कर लेंगे। और दूसरा ये ऊपर वो जो अमाउंट पड़ी हुई है रेंट वाली, कि आपने 300 रुपया 15 दिसंबर को पे कर दिया है कि जिसको देने थे, लेकिन जो ऊपर पेमेंट नजर आ रही है ना उसके अंदर ये नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, जो मेन इंपोर्टेंट होता है यही है कॉस्ट ऑफ सेल तक, बाकी तो सारे एक्सपेंसेस के लेजर बनते हैं। आप मुझे ऐसे करें कि
अकाउंट पेएबल का लेजर बनाते हैं और वहां से परचेजेस फाइंड करते हैं, और अगर वहां से परचेजेस फाइंड हो गई तो फिर स्टॉक का लेजर बना लेंगे, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, खत्म। ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। सबसे पहले किसका लेजर बनाएंगे? अकाउंट पेएबल। बहुत टेक्निकल लेजर है, ध्यान से। चलो जरा ओपनिंग क्लोजिंग पे पहले चलते हैं। ये है आपका क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस कितने? 8500। कैरी ऑन कितने? 9700। पेमेंट टू सप्लायर, ट्रांजैक्शन देखते जाना, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसके अंदर इसकी बात हो रही हो। एक यूटिलिटी पे किया, रेंट, रिपेयर, कैश, ये क्रेडिटर। कितना? 87200। फिर देखें क्रेडिटर कहीं और कैश में तो नजर नहीं आ रहा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, उसके बाद अ चेक 300 रेंट का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये सिर्फ दो वजह है जिसकी वजह से ये सवाल मुझे अच्छा लगता है। एक ये है कि क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक ओनली। इसका मतलब है कैश वाली पेमेंट है ही नहीं। होगी बात क्लियर? पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स इंक्लूड, क्या मतलब क्या है इसका? पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर इंक्लूड मतलब जो ऊपर वाली पेमेंट है उसके अंदर ये अमाउंट, एक अमाउंट है 48,000 आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट 4%। इसका मतलब है किसी कस्टमर ने आपसे डिस्काउंट भी लिया है, किसी कस्टमर किसी क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट बल्कि दिया है, तो डिस्काउंट रसीद भी तो आता है यहां। बस डिस्काउंट रिसीव्ड की मुझे अमाउंट कोई फाइंड करके दे दे। 48,000 इतने पैसे दिए हैं ना, और ये कितने फीसद है? मल्टीप्लाइड बाय कितना? अच्छा, एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग बात, जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो इसका सोल्यूशन गलत है। गलत नहीं है, पुराना है। बताओ ये 2000 तो एक तो अकाउंट पेएबल में आएगा, दूसरा ये किधर जाएगा? ये 2000 डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे जाएगा? परचेज में से माइनस होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है। आई कैप ने इसको अदर इनकम में लिखा हुआ है। पहले अदर इनकम ही लिखते होते थे, जब पुराना जमाना होता था ना, जब आप पैदा ही नहीं हुए थे शायद। ये पहले कहां लिखा जाता था? अदर इनकम में। आफ्टर 2022 इसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई है। अब ये कहां से माइनस होगा? परचेजेस में से, या दूसरे लफ्जों में कॉस्ट ऑफ सेल में से। तो आपने जो परचेजेस फाइंड की हैं, आपने उसमें से ये 2000 जाकर माइनस करके फिर लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल के। ओके होगी बात? तो ये हो जाएगा, दूसरा इसका इफेक्ट हो जाएगा। एक इफेक्ट आ चुका है लेजर के अंदर ही, और दूसरा इफेक्ट परचेज में से माइनस हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और, अ चेक ऑफ ₹1900 इश्यू टू सप्लायर इन दिसंबर 2016। हमारा साल क्या है? दिसंबर 2017, 1/1/17 से लेकर दिसंबर 17। नो डिस्काउंट वाज अलाउड बाय द सप्लायर ऑन दिस पेमेंट। ये पेमेंट तो हमारे साल की है ही नहीं। ये चेक कब इशू किया हुआ है? 2000 तो प्रेजेंट अब हो गया, जिसकी वजह से ये हमारी पेमेंट के साथ आ गया, लेकिन ये एक्चुअल में पेमेंट किस साल की है? 2016 की। तो इस पेमेंट में जो 8702 लिखा हुआ है आपने, 87200 माइनस 1900 कितना आ गया? 85। डिस्काउंट नहीं दिया तो मैंने कौन सी डिस्काउंट की वर्किंग कर रहा हूं? ये पेमेंट 2017 की है ही नहीं। अब ऊपर देखिए दोबारा, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया था। पेमेंट्स, हमारी पेमेंट्स के अंदर ये दो चीजें शामिल हैं। एक उसने कहा कि एक ऐसी पेमेंट शामिल है जिस पर आपने डिस्काउंट लिया हुआ है,
तो हमने डिस्काउंट फाइंड कर दिया, और एक ऐसी पेमेंट शामिल है जो इस साल की है ही नहीं, वो निकाल दी। अब आपके पास सही वाली परचेज आ जाएगी, 88,500, और जब आप लोग चले बना लेते हैं, आ जाए जरा स्टॉक अकाउंट, इसका ब्रॉड ऑन कितना है? 1 2 3 स्टॉक का ब्रॉड ऑन 12300, कैरिड ऑन 14500, परचेज दो तरीके हैं, 2000 माइनस करके लिख दो या 2000 अपोजिट साइड पे लिख, 2000 माइनस करके लिख दो या 2000 अपोजिट साइड पे लिख दो। वैसे परचेज में अमाउंट कितनी आ रही थी? 88 माइनस 2, तो यहां से आपका ना सवाल आई कैप सोल्यूशन से हट जाएगा, क्योंकि आई कैप सोल्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है, वो 2000 अदर इनकम में लिखा हुआ है, वो पुराना सोल्यूशन है। तो ये कितना आ जाएगा? 86। एक और चीज यहां पर एबनॉर्मल लॉस भी गिवन है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। तो बता सकते हैं एबनॉर्मल लॉस कितना है? एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर। कहता है जो ऊपर आपको कहीं इंश्योरेंस क्लेम नजर आ रहा है 5500, वो बेसिकली क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। पता है इसकी एंट्री क्या पास होती है एबनॉर्मल लॉस में? नहीं 5500, बाकी क्या चीज आ जाएगी आपके पास? कॉस्ट ऑफ। मैं आपको एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास करवा देता हूं, किसी को पास करनी आती है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेज क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? फिर एक और एंट्री पास होती है अगर इसकी इंश्योरेंस मिल जाए तो, बैंक डेबिट इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट। ठीक है, अब कितनी अमाउंट मिल गई? पूरे पैसे मिल गए। पहली वाली एंट्री तो फिक्स है ना, दूसरी वाली एंट्री अगर इंश्योरेंस मिले तो एंट्री पास करते हैं, ना मिले तो नहीं करते। तो हमें कैसे पता चला मिल गए हैं? बैंक अकाउंट में डेबिट होगा इंश्योरेंस के लिए, इसका मतलब बैंक डेबिट हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यही चीजें हैं जिसकी वजह से लोग सिंगल एंट्री को बदनाम कर चुके हैं कि ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये जो बैंक डेबिट हो रहा है ये हो चुका है, बैंक की डेबिट साइड पर ही पड़ा है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। जो किसी बुक के अंदर आ चुका है, एक इफेक्ट हो चुका है, दूसरा इफेक्ट हमने लेना है। इंश्योरेंस इनकम में जाकर ऐड कर देंगे, परचेज में से जाकर, और वो देखो माइनस कर दिया है, ये जो स्टॉक को क्रेडिट कर दिया है ना, बेसिकली परचेज को क्रेडिट, और एबनॉर्मल लॉस अदर एक्सपेंस। अब आप लोगों को ना ये चीज नजर आएगी क्वेश्चन के अंदर, या ये चीज नजर आएगी? क्यों बोला? वो 5500 की इनकम और 5500 का एक्सपेंस, उसने कुछ भी नहीं लिखा। जितना एक्सपेंस है उतनी इनकम है, नील हो गया इफेक्ट। बैंक में लिख दिया गया है, कॉस्ट ऑफ सेल से उसने माइनस हम कर देंगे, ये टोटल इफेक्ट आएगा एबनॉर्मल लॉस का। और बाकी का क्वेश्चन आपने इसको अब कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन आपने कौन कौन सा करना है? एक 23 और एक 20, और फाइनल अकाउंट का कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर, वो अच्छा सवाल है वो भी।